हेलो। वेलकम टू सनराइज कोचिंग सेंटर। मैं हूं निखिल रंजन और आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास इतिहास की दुनिया भाग 2 में अध्याय 2 यानी समाजवाद एवं साम्यवाद। ये हमारा पार्ट 1 होगा और इसी के थ्रू हम लोग समाजवाद और साम्यवाद को जान पाएंगे। तो आइए हम पहले देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है समाजवाद, इसको पढ़ेंगे और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है रॉबर्ट ओवन, इनके बारे में भी कुछ अपनी जानकारी को साझा करेंगे। और दूसरा हम ध्यान देंगे साम्यवाद पर और इसमें हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स को पूरे डिटेल्स यहाँ पे पढ़ेंगे और रॉबर्ट ओवन को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम अपना स्टार्ट करते हैं जर्नी। आखिर में जब भी हम समाजवाद या साम्यवाद की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कैसे होती है, ये देखते हैं कि 18वीं शताब्दी औद्योगिक क्रांति, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब होता है, उसमें होता क्या है, औद्योगिक क्रांति किसे बोलते हैं, ये कहा जाता है कि कुटीर उद्योग के स्थान पर जो हमारे कुटीर उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योग थे जो हर घरों में लगभग थे, ठीक है, उसके स्थान पर अब बड़े उद्योगों ने अपना स्थान ले लिया था। अब यहाँ यूरोप में मशीनीकरण तथा पूंजीवादी विकास ज़्यादा होने लगा था और पूंजीपतियों द्वारा श्रमिक विरोधी नीति, अब शोषण भी चालू हो गई थी। श्रमिक विरोधी नीति मतलब इसमें शोषण किसके द्वारा, पूंजीपतियों के द्वारा स्टार्ट हो गई थी। और पूंजीपतियों के द्वारा ना कोई ऐसे श्रमिकों का अधिकार नहीं दिया गया था, बहुत सारे अधिकार छीन गए थे और इससे जो एक नई स्थिति सामने हमारे आई, ठीक है, वो बहुत ही अलग थी। इस स्थिति में हम लोग देखेंगे एक तरफ पूंजीवाद रहा और दूसरी तरफ रहा श्रमिक वर्ग, ठीक है। इसमें भी जब हम देखेंगे तो पूंजीवादी व्यवस्था बढ़ता गया, है ना, पूंजीवादी व्यवस्था बढ़ता गया और मध्यम वर्ग आर्थिक रूप से समृद्धशाली होने लगा। क्यों? क्योंकि देखो, ये जिनके पास पैसे थे, पूंजीपति लोग, और एक मध्यम वर्ग था, ठीक है, इनके बीच का कोऑर्डिनेशन थोड़ा ठीक था। इनके लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया और जिसके बदले में इन्हें पैसे मिले, यानी ये आर्थिक रूप से समृद्धशाली होने लगे थे। लेकिन श्रमिक वर्ग की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी थी, जो जितना गरीब थे और भी गरीब होते जा रहे थे। इन सब कारणों में महत्वपूर्ण राष्ट्रभक्तों, विचारकों और लेखकों का मार्गदर्शन मिला। क्यों? क्योंकि जब देखा गया कि जो श्रमिक वर्ग है वो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हो रहा है, तो बहुत ऐसे राष्ट्रभक्त थे, विचारक थे और लेखक थे जिन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया कि इनके लिए आखिर में क्या करना चाहिए, हमारा समाज कैसा होना चाहिए। तो सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में एक नवीन विचारधारा का प्रतिपादन हुआ, वो था हमारा समाजवाद। देखिए, इस समाजवाद ना एक ऐसी विचारधारा है जिसमें आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया जाता है। यानी 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का लगातार शोषण अपने चरमोत्कर्ष पे था। उन्हें इस शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने तथा वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने में समाजवादी विचारधारा ने अग्रणी भूमिका अदा की। उसी समाजवादी विचारधारा के ये लोग थे जिन्होंने अपना मार्गदर्शन भी दिया। समाजवाद उत्पन्न में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देता है। मतलब क्या है, आपका प्राइवेटाइजेशन, यानी निजी नहीं होकर के आप सार्वजनिक बहुत लोगों के लिए सोचिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि पूरे जो धन है वो एक ही लोगों के हाथों में होना चाहिए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए, यानी कि उसका जो सामंजस्य है वो बेहतर होना चाहिए। यह एक पोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना चाहता है। कौन? समाजवाद, है ना। अतः समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पाद के सभी साधनों जैसे कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार हो।
ऐसी व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के न होकर के सारे समाज के लिए होता है। यही है हमारा समाजवाद, जिसे हम जानते हैं कि किसी एक के लिए नहीं होकर के पूरे समाज के लिए होता है। तो आइए इस समाजवाद को और भी बेहतर तरीका से हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है जो समाजवाद को हम दो भागों में बांट करके देखते हैं। इसमें है, एक है कार्ल मार्क्स से पूर्व, कार्ल मार्क्स, और एक है मार्क्स के पश्चात, वही कार्ल मार्क्स ही है। तो जो कार्ल मार्क्स के पश्चात जो हुआ उसे साम्यवाद कहा गया, और जो मार्क्स से पहले था, ठीक है, वो आरंभिक समाजवाद था। और ये स्वप्नदर्शी, यहाँ की यहाँ यूटोपियन की बहुत ज़्यादा था, और यहाँ के जो लोग थे आदर्शवादी बहुत थे, अव्यवहारिक थे। मतलब कहने का मतलब था इनमें आदर्श बहुत था कि नहीं जो लिखा है ना वही, लेकिन उनके सामने अव्यवहारिक थे। जो घट रही है, जो सामने दिखाई दे रहा है, वो कुछ भी नहीं, ठीक है। अधिकतर इसमें फ्रांसीसी लोग थे और क्रांति के बदले शांतिपूर्ण परिवर्तन में ये विश्वास रखते थे। क्या? क्रांति के बदले शांतिपूर्ण। लेकिन जिसके ऊपर बीत रही है, क्या वो शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास रखेगा? कतई नहीं। इसमें जो एक बहुत ही फेमस फ्रांसीसी थे, सेंट साइमन, इनका एक नारा बहुत ही प्रचलित था। ये कहते थे, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार, ठीक है। ये इनका एक कोटेशन था, एक नारा था। फिर से सुनिए, प्रत्येक को उनकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उनके कार्य के अनुसार। ये ही समाजवाद का नारा भी बन गया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए यही मार्क्स से पूर्व यानी आरंभिक समाजवाद में आगे देखते हैं हम लोग, इसमें और कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। इसमें जो सबसे एक थे चार्ल्स फोरियर। तो चार्ल्स जो फोरियर थे, ये आधुनिक औद्योगिक का विरोधी थे। मतलब जो भी आधुनिक तरीका से औद्योगिकरण हो रहा था, इसके ये विरोधी थे। लुई ब्ला, ठीक है। तो जो लुई ब्ला थे, ये राजनीतिक सुधार के पक्षधर थे, यानी इनका बेहतरीन दृष्टिकोण था। ये चाहते थे कि राजनीति में जो सत्ता है उसमें जो निरंकुश तरीका से चलाया जाता है उसमें भी सुधार होना चाहिए। इसमें जो सबसे एक फेमस थे वो थे रॉबर्ट ओवन। ये ब्रिटिश उद्योगपति थे। तो आइए हम इनको विस्तार से जानते हैं कि आखिर में ये जो रॉबर्ट ओवन है ये कौन है। देखिए, रॉबर्ट ओवन ने इसे प्रूफ भी किया है कि बाद में उसे हम लोग देखेंगे। पहले देखते हैं, श्रमिकों का शोषण रोकने के लिए आदर्श कारखाना बनवाया। आदर्श कारखाना की स्थापना भी इन्होंने करा था। किसके लिए? श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए। और ये जो था ना, न्यू लुनार्क, स्कॉटलैंड में फैक्ट्री की स्थापना की थी इन्होंने, है ना। एक कौन सा? आदर्श कारखाना। इसमें मजदूरों के आवास की व्यवस्था की थी और इसमें श्रमिकों को अच्छा भोजन दिया जाता था। आवास और उचित मजदूरी भी देने की व्यवस्था पूरी तरह से की गई थी, ताकि मजदूरों का कम से कम शोषण किया हो सके। चिकित्सा की व्यवस्था भी की गई थी। वृद्धावस्था बीमा योजना भी लागू थी, बहुत इंपॉर्टेंट। और संतुष्ट श्रमिक की वास्तविक श्रमिक, ठीक है, ये भी था। यानी इनका देखो, इसी का कहने का मतलब यही है कि इनका जो निष्कर्ष था, इनका कहना था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। अगर कोई श्रमिक संतुष्ट है, कब संतुष्ट होगा? जब उसकी बेसिक ज़रूरतें, ठीक है, पूरी हो। जैसे अच्छा भोजन, आवास, उचित मजदूरी मिले, चिकित्सा की व्यवस्था हो जाए, वृद्धावस्था बीमा योजना आदि बहुत ऐसे लाभ थे जो उन्हें अगर दे दिया जाए तो वो बेहतर होगा। ये था रॉबर्ट ओवन का अपना विचार और उनका दृष्टिकोण। अब हम देखते हैं दूसरे साइड में, यानी मार्क्स के पश्चात। ये जो मार्क्स के पश्चात जो साम्यवाद है ना, ये थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना रखता था। इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट थे कार्ल मार्क्स। यहाँ आपको समझना होगा कि रॉबर्ट ओवन, ठीक है, तो रॉबर्ट ओवन ने जो कुछ भी बेहतर किया, ठीक है, तो ये कहा भी जाता है कि जो आरंभिक चिंतक थे, जिन्होंने पूंजी और श्रम के बीच संबंधों की समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया था, ऐसे थे रॉबर्ट ओवन।
दूसरे, मार्क्स ने इनकी विफलता से सबक लिया और फिर वह आगे बढ़ गया। इसीलिए कार्ल मार्क्स जो हैं, ठीक है, ये रॉबर्ट ओवेन के जो विफलताएं थी उनसे इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा था और साम्यवाद को इन्होंने काफ़ी आगे तक बढ़ाया था, जो इनका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो आइए हम जानते हैं कार्ल मार्क्स को। तो देखिए, कार्ल मार्क्स है ना, ये इनका जन्म 5 मई 1818 को हुई थी, है ना। और कार्ल मार्क्स का हमारे बुक में दिया है ना 1818 से लेकर के 1883, है ना। ये इम्पोर्टेंट था, इनका समय काल खंड था। तो ये कहा जाता है जन्म इनका 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था और जर्मनी में राइन प्रांत, वहाँ एक राइन नदी भी है, तो जर्मनी में एक राइन प्रांत है, यहाँ के ट्रियर नगर में ये एक यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ था। किस में हुआ था? यहूदी परिवार में। उसके बाद इन्होंने बॉन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की, लॉ, कानून की जो शिक्षा होती है उसने ग्रहण किया था। परंतु 1836 में वे बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए, जहां उनके जीवन को एक नया मोड़ भी मिलता है। कहाँ? 1836 में कहाँ? बर्लिन विश्वविद्यालय वो चले जाते हैं। आइए फिर देखते हैं इनको। अब देखिए, उसके बाद 1843 में, है ना, ये अपने बचपन की एक इनकी फ्रेंड रहती हैं जेनी, ये जेनी से शादी भी कर लेते हैं। और देखिए, और 1843 में ही इनकी जब शादी हो जाती है, इनका एक और बेहतरीन चीज़ था, ये हीगल के विचारों से प्रभावित थे तथा इनके राजनीतिक और सामाजिक इतिहास पर मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो के विचारों का भी अध्ययन भी किया। यानी ये बहुत विद्वान थे। इन्होंने हीगल के विचार से तो ये प्रभावित थे ही, और राजनीतिक और सामाजिक इतिहास पर मॉन्टेस्क्यू और रूसो के विचारों का भी अध्ययन किया था। इसलिए 1844 में पेरिस में फ्रेडरिक एंगल्स, क्या था? फ्रेडरिक एंगल्स से मुलाकात हुई इनकी। कहाँ? पेरिस में। ये इनके शादी होने के 1 साल के बाद। अब देखिए, दोनों लोग मिल करके एक साम्यवादी घोषणा पत्र निकाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब? 1848 में। कौन कौन? फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स, ये दोनों मिलकर के, ठीक है, 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र निकालते हैं। अब इसमें भी हम लोग देखते हैं आगे क्या है। ये जो एंगल्स से मिलकर 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, है ना, जिसको साम्यवाद घोषणा पत्र प्रकाशित किया, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इससे आधुनिक समाज का जनक माना गया, है ना। ये आधुनिक समाज का जनक माना गया इन्हें। और मार्क्स ने पूंजीवाद के खिलाफ और श्रमिकों की हक की बात उठाई। बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने काम किया था। पूंजीवाद के खिलाफ और श्रमिकों के हक की बात की थी इन्होंने। उसी में देखिए, श्रमिकों को अपनी बेड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं खोना है। ये जब ये किसी को मोटिवेट करते थे ना, तो काफ़ी उनके मोटिवेशन में लोग इनसे ऐसे ही प्रभावित नहीं होते थे, ठीक है। काफ़ी इनके पास एक बेहतर दृष्टिकोण था, नज़रिया था, और बहुत ऐसे विचारों का, ठीक है, दर्शनों का प्रभाव भी इन पे था। उन्हें विश्व पर विजय प्राप्त करनी है, दुनिया के श्रमिकों एक हो। ये सब पूरे विश्व के श्रमिक को एक करने के लिए इनका जो प्रयास था वो बहुत ही प्रशंसनीय था। और उन्होंने आगे चल कर के एक बुक लिखा 1867 में, और वो बुक था दास कैपिटल, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बुक था इन्होंने लिखा था दास कैपिटल। आइए आगे जानते हैं। अब देखिए, मार्क्स के सिद्धांत, मार्क्स के जो सिद्धांत थे, ठीक है, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये मार्क्स के सिद्धांत। इसमें देखिए आप, इसमें ना द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का इन्होंने चर्चा किया था, ये अपने सिद्धांत में वर्ग संघर्ष का चर्चा किया था, और इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी इन्होंने किया था। अभी हम लोग देखेंगे इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में इन्होंने क्या क्या किया था। मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इन्होंने दिया था, और राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना की बात इन्होंने करा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके सिद्धांत में पहला रहा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा रहा वर्ग संघर्ष, तीसरा है भौतिक इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, चौथा है मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत,
पांचवा है यहाँ पे राज्यविहीन एवं वर्गविहीन समाज की स्थापना ये करना चाहते थे। अब देखिए ये इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में अगर जाएंगे तो ये कहते हैं उत्पादन के साधन पर नियंत्रण के लिए दो वर्गों के बीच निरंतर संघर्ष होता है। कौन? उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण के लिए दो वर्गों के बीच निरंतर संघर्ष है। 6 ऐतिहासिक चरण इनके पास है जो सबसे लास्ट का जो चरण है ये साम्यवादी युग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था और ये मार्क्स से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था। ऐतिहासिक चरण मतलब पहले से क्या था? पहले जो था आदिम साम्यवादी युग था। ठीक है, क्या था? आदिम साम्यवादी युग। उसके बाद जब ये आदिम से बनता है दासता का युग, मतलब क्या है? पहले तो आदिम जनजाति, एज ऑफ द प्रिमिटिव कम्युनिज्म ये बनता है। उसके बाद दासता का युग बनता है स्लेव एज, यानी लोगों को दास वगैरह ये सब बनाया गया। उसके बाद सामंती युग आ जाता है। सामंती युग में फ्यूडल एज, आप लोग भी मालूम है कि सामंतवादी विचार के लोग जो होते हैं, ठीक है, और उनका क्या तरीका होता था, वो भी लोगों को कैसे प्रताड़ित करते थे। ठीक है, जब ये सामंतवादी युग खत्म हुआ तो इससे जब बढ़ा आगे तो आया पूंजीवादी युग, कैपिटलिस्ट एज। उसके बाद आता है 5वें नंबर पर समाजवादी युग यानी सोशलिस्ट एज, और उसके बाद जो 6ठे नंबर पे जो युग आया ये हुआ साम्यवादी युग यानी कम्युनिस्ट एज। देखिए ये जो आप ऐतिहासिक चरण दिख रहे हैं ना, ये चरण कहने का मतलब है कि आज जो हम लोग साम्यवादी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो ये साम्यवादी आया कैसे, इनके कितने स्टेजों से होकर के आया, तो यही बताया। पहले तो आदिम था, उसके बाद गुलाम वगैरह बनाया गया लोगों को, दासता का युग रहा, उसके बाद सामंती का युग हो गया, उसके बाद पूंजीवादी युग हो गया, उसके बाद समाजवादी युग हुआ, उसके बाद अभी जो है वो साम्यवादी युग है। ये इनका किनका? मार्क्स के सिद्धांत में था। ठीक है, इसको आप लोगों ने सीखा। अब देखिए जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मार्क्स का जो अंतर्राष्ट्रीय संघ था, ये 2 अंतर्राष्ट्रीय संघ दिखते हैं हम लोग मार्क्स के। तो जो पहला था 1864, ये था लक्ष्य 1864 में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय संघ सम्मेलन जो था 1864। इनका लक्ष्य था पूंजीवाद का विनाश करना, है ना। क्या लक्ष्य था? पूंजीवाद का विनाश करना। और इन्होंने नारा भी दिया था। क्या नारा था? अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की जो सम्मेलन होती है 14 जुलाई 1889 यानी 1889 पेरिस में होती है, सम्मेलन होती है। इसमें निर्णय लिया जाता है कि प्रत्येक वर्ष 1 मई मजदूर वर्ग एकता दिवस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यानी कि 14 जुलाई 1889 को, है ना, ये लिया जा रहा है कि निर्णय कि प्रत्येक वर्ष 1 मई हमारा क्या होता है? मजदूर दिवस होता है ना। तो मजदूर एकता दिवस जो है ये उसी समय निर्णय लिया गया था 1889 में, है ना। और उसके बाद 1 मई 1890 से ये लागू हो गया। तो ये वाला पूछते हैं ये लोग कि लागू कब होता है मजदूर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय ब्रुसेल्स में बनाए गए और सैन्यवाद और युद्ध के विरुद्ध आंदोलन तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अधिकार पर अब जोर देने दिया गया। ठीक है, किसमें? द्वितीय जब सम्मेलन होता है 14 जुलाई 1889 को, तो ठीक है, तो मजदूर दिवस भी हम लोग उसी टाइम से मनाते हैं। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं कि आज हम लोगों ने क्या सीखा। तो देखिए पहले देखा हम लोगों ने समाजवाद, उसके बाद देखा हम लोगों ने साम्यवाद। ठीक है, रॉबर्ट ओवेन को इसमें देखा और इसमें कार्ल मार्क्स को देखा। और हम जब ये मेरा पार्ट 1 था, लेकिन जब हम पार्ट 2 बनाएंगे तो अगली वीडियो में हमारी होंगे जो होगा वो रूस की क्रांति के कारण भी होंगे। क्यों होता है रूस की क्रांति? लेनिन और रूस का नव निर्माण, नई आर्थिक नीति, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट अपने वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।